आपका पुनः अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को आगे शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है वो सभी 10th के विद्यार्थियों तक और उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। अपन जो पढ़ रहे हैं, जो इसमें ये जो सिलेबस चल रहा है, जो कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है, वो कोर्स ऑनलाइन जो चल रहा कोर्स है ये 2022 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और 2022 में जो नया सिलेबस आया उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब लगभग इस पाठ के लगभग 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज थोड़ी बहुत करेंगे रिवीजन श्रृंखला, और पीछे जो कुछ टॉपिक रहे थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज सर्वप्रथम बात करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। देखो, अपन ने कुछ ये पहले एग्जाम्पल पढ़े थे। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को क्यों खुला छोड़ दिया जाता है, ये वाला। ऐसे जो भोजन के पकाया जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, ये सारी की सारी तो वो कौन सी अभिक्रिया थी? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएँ थी? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएँ थी? रासायनिक अभिक्रिया थी। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे क्रियाकलाप के द्वारा अपन ने समझा कि कौन सी अभिक्रिया होती है। जैसे ये एक क्रियाकलाप किया था पहला, जिसके अंदर क्या किया था अपन ने कि मैग्नीशियम का रिबन लिया था और उसको वायु के अंदर जलाया था, जिससे क्या बना था? MgO। यानी कि ये क्या है? Mg है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? ऑक्सीजन के अंदर इसका दहन करवाओगे तो क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। और इसको संतुलित करना है तो क्या करोगे? यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 2 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे? तो इस तरह से आपकी ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। इस तरह से बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे। अगले पेज के अंदर क्या देखा था अपन ने शुरुआत में कुछ परिवर्तन देखे थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अंदर क्या क्या होता है। तो उनके अंदर अवस्था का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है और तापमान के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब जब दो अभिक्रिया होती है, जब 2 अभिकारक मिलकर एक अभिक्रिया पूर्ण करते हैं तो उसके अंदर यहाँ तो अभिक्रिया के अंदर ताप को देना पड़ेगा, यहाँ फिर क्या करेगी वो ताप, वो धीरे धीरे जैसे 2 पदार्थों को, जैसे अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो क्या होगा? वो पदार्थ गर्म होगा। वो क्या होगा? गर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उसमें क्या हुई? रिलीज हुई। इस तरह से देखो, एक अगला उदाहरण, ये क्रियाकलाप क्या है? यहाँ पर क्या है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? जस्ते के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। ये तो अंदर पड़ा है जस्ता, क्या पड़ा है? जो दाने पड़े हैं ना, ये दाने क्या है? जस्ता है। और इसके अंदर क्या डाला? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है। और ये एक शंक्वाकार जैसे फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क के अंदर और ऊपर कॉर्क के ढक्कन से इसको क्या कर दिया? ढक दिया है। और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? H2। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? H2 गैस मुक्त करते हैं। अब उसके बाद अपन ने बात की थी रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है दायां और एक होता है बायां। एक तरफ लिखते हैं अभिकारक और एक तरफ क्या लिखते हैं? उत्पाद। एक तरफ क्या लिखते हैं? उत्पाद हमेशा लिखते हैं। जैसे मान लो ये तीर का चिन्ह है, जहाँ तीर होता है वहाँ लिखेंगे उत्पाद को। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ तीर होता है वहाँ लिखेंगे उत्पाद को, और जहाँ तीर होता है वहाँ लिखेंगे उत्पाद को। और जहाँ तीर नहीं होता है और तीर का जो पूंछ होता है, जैसे ये पूंछ है तो पूंछ की तरफ क्या लिखेंगे? अभिकारक। चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, क्या लिखेंगे? अभिकारक। ये कोई भी अभिकारक 1 या 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अपन रिवीजन श्रृंखला में चल रहे हैं। देखो, उसके आगे क्या पढ़ा था अपन ने कि रासायनिक समीकरण लिखना, कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इस लिखने के पूरे प्रोसेस को देखा अपन ने। फिर संतुलित अभिक्रियाओं के जो महत्व होता है वो देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे ये समीकरण था और इसको अपन ने क्या किया था? संतुलित किया था कि सबसे पहले हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अणु, पहले ऑक्सीजन के अणुओं को संतुलित कीजिए और ऑक्सीजन के अणुओं को संतुलित करने के बाद किसको संतुलित कीजिए? जो शेष बचे अणु होते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित कीजिए और हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद शेष जो अणु बचते हैं उनको संतुलित कीजिए। इस तरह से ये अभिक्रिया अपन ने ये पूरे अभिक्रिया करने के बाद जिस प्रकार से अपन ने संतुलित भी किया था। अगर आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आगे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। इसका पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है और पड़ा भी है। इस तरह से ये
जब आयरन की अभिक्रिया आर्द्र वायु के साथ करवाई जाती है तो इसका निर्माण होता है फेरस ऑक्साइड। किसका निर्माण होता है? फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है और यही होता है लोहे में जंग लगना होता है। अब संतुलित समीकरण के ये चरण है, ये दूसरा चरण है। पहला चरण तो ये हो गया, दूसरा चरण ये है, ये तीसरा चरण। इस तरह से ये अभिक्रिया को क्या करता है? संतुलित करता है। इस तरह से ये चौथा चरण, इस तरह से ये चौथा चरण और पांचवा और छठा चरण। ये जो चरण 7 चरण है, ये इन 7 चरणों के द्वारा और इनको संतुलित करने की विधि होती है। उस विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि? हीट एंड ट्रायल विधि। इसको आप हिंदी में अनुमान विधि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अनुमान विधि। अनुमान विधि का मतलब है इनके अंदर अणुओं की संख्या को, मान लो यहाँ 3 लिखे हुए तो आप 4 लगाकर भी संतुलित कर सकते हो, लेकिन आपको संख्याओं को संतुलित करना आना चाहिए। आप 5 लगाकर भी यहाँ संतुलित कर सकते हो, 6 लगाकर भी संतुलित कर सकते हो। वो निर्भर आप पर करता है कि आप इसको संतुलित कैसे करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लगा के संतुलित किया है तो भी संतुलित हुई है, और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ 4 लगा के संतुलित करें तो भी आपको अणुओं की संख्या को आपको ही संतुलित करना है। इस तरह से ये पूरा समीकरण क्या है? संतुलित है। और इसको संतुलित करने की जो एक सरलतम विधि होती है इसको बोलते हैं अनुमान विधि, और अनुमान विधि होती है जिनको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। देखो आगे 7वां जो चरण है, इसके अंदर दिया गया है इसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना है कि इनकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस अवस्थाएं, यहाँ पर छोटी अवस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की मैंने आपको बताई थी कि ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है। और इन 3 अवस्थाएं होती है। इन 3 अवस्थाओं की छोटे छोटे अणु के दर्शाना है। जैसे ठोस अवस्था होती है इसको दर्शाते हैं सॉलिड से, और द्रव अवस्था होती है इसको दर्शाते हैं एल से, लिक्विड से, और गैस अवस्था होती है इसको दर्शाते हैं जी से, एक और चौथी अवस्था होती है जिनको बोलते हैं शाही जल। जिनको क्या बोलते हैं? शाही जल। और ये जो शाही जल जो होता है इनको बोलते हैं एक्वा, AQUA, जिसकी वजह इसको दर्शाने का जो फॉर्मूला होता है इनको बोलते हैं एक्वा, AQ। इस तरह से ये कुछ सवाल थे, इनके भी उत्तर में का वीडियो एक अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाके इन प्रश्नों का वीडियो अपलोड हो चुका है और वो वहाँ पर दिया गया है। अब देखे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले अभिक्रिया देखी थी संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा था अपन ने कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। एक अभिकारक क्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो ध्यान रखना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो इसमें क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर इसमें उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा? एक। इसमें जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? एक उत्पाद बनेगा। फिर देखो आगे, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करता है। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या होती है? मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त करता है। अर्थात इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा मुक्त कर रहा है ना, तो ये होगी ऊष्मा-क्षेपी। ये संयोजन तो है ही, संयोजन अभिक्रिया तो है ही, उसके साथ में कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसा उत्पाद बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये इनके एग्जाम्पल है कोयले का दहन, ये हाइड्रोजन और O2 में जल का निर्माण करते हैं, ये भी संयोजन का उदाहरण है। और इसके अंदर अगर ऊष्मा निकलती है तो ये ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये उदाहरण ये हो गया। फिर देखो आगे, ग्लूकोज के अंदर भी क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या था? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। वियोजन का सामान्य अर्थ क्या होता है? टूटना। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक तो होता है, वो अभिकारक क्या करता है? 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर क्या होता है? टूटता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर क्या होता है? टूटता है।
इस तरह से जैसे ये कि फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट किस में टूट गया, Fe2O3 के अंदर और SO4 और SO3 के अंदर टूट गया। इस तरह से ये वियोजन की घटना घटित हो गई। फिर देखो आगे, ये वियोजन की जो अभिक्रिया थी वो 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी। ये अपन ने देखी थी। वियोजन की अभिक्रिया अलग से एक वीडियो बनाया गया जिसमें लिखा हुआ वियोजन अभिक्रिया, जिसमें 3 प्रकार पड़े थे। एक तो वियोजन विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन, ये इसके 3 प्रकार पड़े थे। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर पढ़े तो अपनी समाज में वैल्यू रहेगी, अपने देश में वैल्यू रहेगी, अपने ग्राम में वैल्यू रहेगी। अगर नहीं पढ़े तो अपनी कोई भी इज्जत भी नहीं करेगा। इस बात को नोट करना। तो देखो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या दी जाती है, ऊष्मा। क्या दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है। इस कारण उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऊष्मीय, इसको वियोजन को आप अपघटन भी अभिक्रिया कह सकते हो। फिर देखो ये तापमान अभिक्रिया। तापमान, इसके अंदर क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट के अंदर क्या देते हैं, ताप यानी कि ऊष्मा। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर देखो आगे, ये विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के अंदर ये क्रियाकलाप करोगे तो पूरा किया हुआ एकदम, तो आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन चल रहा है। फिर क्या है, प्रकाशीय अपघटन की एक अभिक्रिया के अंदर, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड लिया और उसके अंदर खुला छोड़ दिया और कहाँ रखा है, सूर्य के प्रकाश में रखा है, और थोड़ी देर के बाद इसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये जो श्वेत रंग होता है वो भूरा रंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्लोरीन गैस का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। यहाँ पर देखो ये सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस क्या हो गई, अलग हो गई। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो आपने शायद ध्यान दिया होगा। तो इसके अंदर आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा। इस तरह से इसका अगला एग्जाम्पल ये भी है, वो भी इसी का उदाहरण है। फिर देखो फिर इसके क्या है, फिर इसके कुछ ये प्रश्न हैं जो आपके वाले मैंने छोड़े थे। अगर आपने नहीं किए तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको ये वाले प्रश्न करवाऊँगा। ओके, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सा प्रकार है, तीसरा प्रकार है। ये तीसरा प्रकार है, लेकिन इसके अंदर अपन ने एक और अभिक्रिया पढ़ी थी, जो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि यूँ देखें तो ये कौन सा प्रकार है, चौथा प्रकार है। तो देखो वियोजन का मतलब क्या होता है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर दे। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करेगा और खुद उसकी जगह क्या हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। जैसे एक अभिक्रिया करते हैं, जैसे अभिक्रिया के अंदर क्या है, ये फेरस है और ये क्या है, कॉपर है। ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या है, फेरस सल्फेट है। तो यहाँ से ये जो आयरन होता है, वो आयरन क्या करता है, Cu को यहाँ से हटा देगा, Cu को हटा देगा और SO4 को अपने साथ जोड़ देगा, जिससे क्या बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा, Fe की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। Fe की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। और Cu की क्रियाशीलता क्या है, Cu की क्रियाशीलता क्या है, कम। और कम किससे है, Fe से क्रियाशीलता क्या है, कम है, जिसकी वजह से Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके अलावा ये कुछ उदाहरण और भी दिए गए हैं जो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। एक सक्रियता श्रेणी का वीडियो लेके आना था, लेकिन मैं नहीं लेके आया हूँ, तो वो भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा जल्दी। लेकिन वो आपके विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो। देखो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब आगे जो चौथी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, द्विविस्थापन। कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि दोनों में ये इसको ये क्या होगा कि यहाँ से सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है, तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, NaCl के साथ। और यहाँ पे भी ये भी अलग नहीं रह सकता, क्योंकि ये भी क्रियाशील होने के कारण यहाँ किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन गया BaSO4। क्या बन गया, BaSO4। और ये बन गया NaCl। इस तरह से दोनों में क्या हो गया, आदान प्रदान, आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का यदि आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये था द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। फिर क्या देखा अपन ने, फिर देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण
वह अपचयन, या इसको उपचयन भी कह सकते हैं, या इसको उपचयन भी कह सकते हैं। तो देखो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण अपचयन में क्या है, देखो ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होगा कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का हो या उपचयन का, बात एक ही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण होता है, इस ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन अगर जुड़ रहेगा, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, और यदि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या है, निकल रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यदि बात अपचयन की आती है तो अपचयन के अंदर क्या होगा, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन होगा, और यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, उपचयन होगा, यानी कि अपचयन होगा। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा, और यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा। यदि हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा। इस तरह से देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया को भली बात ही समझ लेते हैं थोड़ा जूम करके। देखो अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो इसके अंदर इसको सही तरीके से समझ लो कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल आसान फंडा है, अगर थोड़ा मन लगा के देखा, समझा, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, आपको कहीं तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। मैंने बात क्या की कि यदि ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। और यदि उसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी, पदार्थ की अणुओं की क्या होगी, कमी, मतलब ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और हाइड्रोजन H2 जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इन तीर का मतलब ऊपर किया हुआ मतलब जुड़ रहा है, नीचे किया हुआ मतलब निकल रहा है। तो ये तो हो गया अपचयन, और ये हो गया उपचयन, ये उपचयन और ये अपचयन। अब इसके अंदर देखो एक अणु की कमी हो रही है, इसके अंदर पहले साथ में है, लेकिन फिर इसके अंदर एक अणु की कमी हो रही है, और फिर यहाँ पे स्वतंत्र हो रहा है। यहाँ पर एक है और यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगी, वृद्धि, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगी, वृद्धि, और अपचयन के अंदर क्या होगी, कमी, अपचयन के अंदर क्या होगी, कमी। इस बात को ध्यान देना, ये बात इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर भी ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है, और ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। अगर मान लो ये दोनों घटनाएं साथ साथ में हो रही है, अगर मान लो ऐसे रासायनिक बीज में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। उपचयन और अपचयन अगर दोनों अगर साथ साथ होते हैं, क्या होते हैं, साथ साथ यदि होते हैं, क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंदर ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर एक्सप्लेन के साथ है तो ये अभिक्रियाओं को समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो आगे, अब क्या है, आज का जो टॉपिक है वो खास टॉपिक क्या रहने वाला है, खास टॉपिक अपने ये रहने वाला है, तो ध्यान से देखना। आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है, आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा। क्या आप दैनिक जीवन के अंदर सुबह से लगाकर शाम तक क्या आप उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण, इसको ध्यान दें, उपचयन है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अंदर आपने देखा है कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को क्या आपने देखा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। लोहे के अंदर जंग लगना क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो देखो कैसे हो रहा है ऑक्सीकरण, देखो
और जो ऐसे जो होंगे उसके अंदर पहला जो पॉइंट आएगा उसको कहेंगे संक्षारण। क्या कहेंगे? संक्षारण। क्या कहेंगे? संक्षारण। संक्षारण के अंदर क्या होगा? देखो ध्यान रखना, यहाँ ये हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन भी अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। तो अभी ध्यान देना है आपको। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, और लोहे की जो नई वस्तुएं होती है वो कैसी होती है? चमकीली, क्योंकि धातु के गुण होते हैं, धातु का गुण है ये चमकीली, क्योंकि जो धातुएं होती है वो हमेशा कैसी होती है? चमकीली। धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखते हो, मतलब काट खा जाती है। अपनी भाषा में बोलते हैं काट, और साइंस की भाषा में बोलते हैं जंग लग जाना, लोहे पर जंग लग जाना। इस अभिक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। और भूरे रंग की जो परत, लालिमा भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है ना, उसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और यह पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या? आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। और जब कोई धातु अपने आसपास जैसे अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है, मतलब नुकसान होता है उनमें। धीरे धीरे वो अपना संक्षारित होने का मतलब है, संक्षारण का मतलब समझना कि संक्षारण क्या होता है। यानी कि कोई वस्तु होती है, उसका वास्तविक जो स्वरूप होता है ना, वास्तविक उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है ना, वो बिगड़ने लगता है। वो क्या लगता है? बिगड़ने लगता है। बिगड़ने लगता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ है? उसका नुकसान होने लगता है, उसका नुकसान होने लगता है। और वो किसकी वजह से? या तो अम्ल की वजह से, या आर्द्रता की वजह से, या अम्ल की वजह से, या फिर आर्द्रता की वजह से। अगर मान लो उसमें नुकसान होने लगता है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे के ऊपर कैसी परत जमती है? ध्यान देना, लोहे के ऊपर कैसी जमती है? लोहे के ऊपर कैसी परत जमती है भाई? लोहे के ऊपर कैसी परत जमती है? दिखाए ना अपन ने यहाँ, बोलो, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो, कमेंट जल्दी करो, जल्दी करो। लोहे के अंदर कैसी परत जमती है? भूरे रंग की। कैसे रंग की? भूरे रंग की। और वो किसके संपर्क में आने से? वायु की आर्द्रता के संपर्क में आने से उस पर कैसी परत जमती है? भूरे रंग की परत जमती है। इसी तरह चांदी के ऊपर कैसी परत जमती है? काली। कैसी परत जमती है? काली। और तांबे के ऊपर कैसी परत जमती है? हरी। यदि कोई पूछ ले कि लोहा जब वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर कैसी परत जमती है, तो आप उसका क्या उत्तर दोगे? कि भूरे रंग की। कैसी परत जमती है? भूरे रंग की। और यदि आप कहोगे कि लोहे के ऊपर कैसी परत जमती है, तो भूरे रंग की। अगर कहोगे चांदी के ऊपर कैसी परत जमती है, तो क्या कहोगे? काली। कैसी परत जमती है? काली परत जमती है। और तांबे के ऊपर कहोगे तो कैसी परत जमती है? हरी परत जमती है। परत का सड़ना संक्षारण के उदाहरण है। मतलब वो उनका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? बदलने लगता है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को क्या होती? बहुत हानि होती। किसकी वजह से? संक्षारण की वजह से। और संक्षारण जो मुख्य रूप से होता है वो यहाँ तो अम्ल उसके अंदर भूमिका निभाएंगे, यहाँ क्या होगी? आर्द्रता। क्या होगी? आर्द्रता। और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। और लोहे का जो संक्षारण है वो क्या है? एक प्रकार की गंभीर समस्या है। और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। और इसके लिए आप अध्याय 3 के अंदर आपको
संक्षारण के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। अभी पहला पार्ट चल रहा है और पहला पार्ट शायद कंप्लीट भी हो चुका है, और हम आगे अपन पढ़ेंगे वो दूसरा पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा। अगर 10वीं के सिलेबस का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और आप उसको जाके आराम से एक प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो कि आपके सिलेबस में नया सिलेबस आया है, उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, आपको क्या क्या पढ़ना है, इस पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखो आगे, ये विकृति गंधिता क्या होती है। इसमें क्या होता है, वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रहता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। जैसे कोई तेलीय पदार्थ हैं या कोई वसा युक्त कोई पदार्थ हैं, उसको लंबे समय तक रखा जाता है, खाद्य सामग्री को रखा जाता है, तो उसकी गंध कैसी होती है। तो वो उपचयित होने से उसके अंदर क्या होगा, उपचयित होने पर तेल, वसा, विकृति गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। उनके स्वाद और गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के कारण क्या होता है कि उसमें गंध या उनका जो रंग है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अब उपचयन रोकने वाले पदार्थों के प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री में रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस कम नाइट्रोजन सक्रिय गैस से युक्त कर देती है। अब देखो क्या होता है, इसको समझ लें ना। समझना क्या है कि जो चिप्स की थैली आती है ना, उस चिप्स की थैली के अंदर क्या होता है कि जो चिप्स की थैली होती है इसके अंदर खास बात क्या होती है कि उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को ही क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो क्रियाशीलता दर्शाती है अधिक, और नाइट्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, कम। क्या है, कम है। और जब नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कम है तो उसके अंदर क्या होगा, उपचयन कम होगा। उसके अंदर उपचयन क्या होगा, कम होगा। और जब उसके अंदर उपचयन कम होता है, उपचयन कम होगा तो कम करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन गैस मिलाएंगी। और यदि नाइट्रोजन गैस नहीं मिलाते हैं और ऑक्सीजन गैस मिलाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उपचयन ज़्यादा होगा, यानी कि ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा। और ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा तो उसके अंदर बदबू आएगी और वो जो भी खाद्य सामग्री है वो खराब हो सकती है। इस तरह से देखो अपने आने वाले जो सवाल है उसके अंदर क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका उत्तर आपको देना है। क्रियाकलाप 1.10 के भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण दीजिए। और निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित अभिक्रिया या फिर क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन पदार्थों की पहचान कीजिए कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो ये जो पहला पदार्थ है इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब उपचयित हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। और ये दूसरा पदार्थ है इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस तरह से इसका उत्तर और इसका उत्तर आपको लिखना है। इस तरह से मैं आपको अगले वीडियो के अंदर ये 3 सवाल, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा सवाल, इन 3 सवालों के जवाब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दूंगा। हाँ, आपको पर प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आपको यूँ नहीं लगेगा कि छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे क्लास में बैठे आप साइंस पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अपन किताब के नज़रिए से पढ़ रहे हैं और आप एक किताब की हैसियत से पढ़ रहे हो, जैसे सर क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। तो देखो आगे फिर क्या है, इसमें प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा। फिर क्या है, आपने क्या सीखा में क्या है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो देख लेते हैं।
एक पूर्ण रासायनिक समीकरण ऑक्सीकारक उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो। समीकरण संतुलित होना आवश्यक है। कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसको संतुलित करना आवश्यक है। अगर संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करो, और संतुलित करने की मैंने विधि आपको बताई है, और वो विधि कौन सी, अनुमान विधि। कौन सी विधि है, अनुमान विधि से आप उसको क्या करो, संतुलित करो। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, और संयोजन अभिक्रिया के अंदर अभिकारक ज़्यादा होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, कम होते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस तरह से देखो, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, और वियोजन अभिक्रिया होती है क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के समूह या आयन आदान प्रदान करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का वीडियो एक बन चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अवक्षेपण किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर वो अभिक्रियाओं के अंदर जो भी पदार्थ होता है वो पूरी तरह से घुलता नहीं है और कुछ मात्रा के अंदर अवक्षेप रह जाता है, कुछ मात्रा में पदार्थ रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रियाओं में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग तथा ह्रास भी होता है, और ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इस बात को समझें कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या है, निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन है। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो निकल रहा है और हाइड्रोजन क्या है, जुड़ रहा है, तो क्या है, अपचयन है। इस तरह से आप इसको भली भांति समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन अभ्यास प्रश्नों की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, मैं इतनी ही आपसे उम्मीद करता हूं, और दूसरी उम्मीद यही करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे। धन्यवाद।